हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 6 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज हम लोग नया अध्याय 7 लेसन 7 स्टार्ट करते हैं, राशियों की तुलना। तो राशियों के तुलना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज प्रतिशत, यानी कि राशियों की तुलना में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा एवं छूट, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त योजना, नगद मूल्य और तत्काल भुगतान। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे राशियों की तुलना में। तो आइए देखते हैं। तो राशियों की तुलना हम लोग प्रतिशत, अनुपात, बट्टा आदि के आधार पर करते हैं। बट्टा बोल रहा हूँ, किसके आधार पर? अनुपात एवं प्रतिशत या आदि के आधार पर करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अध्याय 7 राशियों की तुलना। तो ये वाणिज्य गणित का भाग है, तो जिसमें हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राशियों की तुलना में प्रतिशत। तो प्रतिशत क्या होता है आइए देखते हैं। तो पहला प्रतिशत, यह एक भिन्न है जिसका हर 100 है। क्या प्रतिशत क्या है? प्रतिशत यह एक भिन्न है जिसका हर 100 है। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा पर, प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 पर है। इसे प्रतीक चिन्ह इस तरीके से ये दर्शाते हैं, इस तरीके से ये थोड़ा सा आड़ा और दोनों तरफ इस तरीके से बिंदु। तो ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो इसे इस प्रकार 25% का अर्थ हुआ 25/100। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रति 100 पर से या प्रति सैकड़ा से। तो जैसे कि ये 25% का अर्थ हुआ 25/100। तो ये समझ गए होंगे कि प्रतिशत क्या है। तो आगे है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य वस्तु पर लिखा हुआ निर्धारित मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। तो अंकित मूल्य क्या है? वस्तु पर लिखा हुआ निर्धारित मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अंकित मूल्य क्या है? वस्तु पर लिखा हुआ निर्धारित मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। तो आप लोग कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो बाजार में या दुकानदार के पास, तो जो वस्तु पर जो प्रिंटेड रहता है यानी कि MRP जो लिखा रहता है वही क्या है? अंकित मूल्य है। तो तीसरा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य क्या है? जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य भी समझ गए होंगे। तो किसी भी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे विक्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो आगे है बट्टा। बट्टा अथवा छूट, वस्तु को अंकित मूल्य से कुछ कम कीमत पर, क्या बोल रहे हैं? वस्तु को अंकित मूल्य से कुछ कम कीमत पर ग्राहक को बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर काटी गई यह कीमत बट्टा या छूट कहलाती है। बट्टे की दर प्रतिशत में दर्शाई जाती है। तो बट्टे की दर प्रतिशत में दर्शाई जाती है और यह सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो बट्टा अथवा छूट क्या है? जो MRP लिखा रहता है, तो उससे आप लोग जाते होंगे बाजार या दुकान, तो उसमें जो प्रिंटेड रहता है तो उसमें कभी कभी जो प्रिंटेड MRP से कम मूल्य पर दिया जाता है। तो जितना कम मूल्य किया जाता है यानी कि जितने रुपए कम किया जाता है तो उसी कम रुपए को ही क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो यानी क्या है? वस्तु के अंकित मूल्य से कुछ कम कीमत पर ग्राहक को बेच दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर काटी गई यह कीमत ही बट्टा या छूट कहलाती है। बट्टे की दर प्रतिशत में दर्शाई जाती है और यह सदैव अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। तो बट्टा किस पर दर्शाया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लिए कोई वस्तु खरीदने गए हम लोग, तो उसका प्रिंटेड लिखा है यानी कि MRP लिखा है 10 रुपये। अब दुकानदार हम लोगों को उसको कितने रुपए में दे रहा है? 8 रुपये में, यानी कि 8 रुपये में। तो उस MRP में वह हम कितने रुपए काट कर दे रहा है? 2 रुपये। तो 2 रुपये ही क्या हो जाएगा? बट्टा होगा उस वस्तु का।
तो ये समझ गए होंगे कि बट्टा क्या है। आगे है बिक्री कर। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। तो बिक्री कर क्या है, किसी वस्तु के विक्रय पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। यानी कि सरकार जो कर लेता है किसी वस्तु को बेचने पर, तो वह कर ही क्या कहलाता है, बिक्री कर कहलाता है। आगे है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या एसआई, जो धन राशि या रुपया उधार में लिया जाता है वह मूलधन होता है। तो मूलधन क्या है, जो धन राशि या रुपया उधार लिया जाता है वह मूलधन होता है। उधार की रकम से जितनी अधिक रुपए दिया जाता है, तो उधार जो लिए रहते हैं उससे जितना अधिक रुपए दिया जाता है वह क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो मूलधन में ब्याज मिलाकर जो धन वापस किया जाता है उसे मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज, तो जो धन राशि या रुपए उधार में लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मूलधन। अब उधार की रकम जितना अधिक रुपए दिया जाता है, यानी कि उधार की रकम से जितना अधिक रुपए हम लोग वापस करते हैं जिससे लिए रहते हैं उसको, तो वह धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो मूलधन में ब्याज मिलाकर जो धन वापस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन या अमाउंट कहते हैं। तो अतः मिश्र धन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो ये याद रखना है, मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यही से ब्याज निकालना है तो क्या कर देंगे, मूलधन को पक्षांतर। तो ब्याज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये हो जाएगा। अब मूलधन इज इक्वल टू मूलधन निकालना है तो ब्याज को पक्षांतर, तो मूलधन इज इक्वल टू मिश्र धन इज इक्वल टू ब्याज। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो जब ब्याज के रुपए पुनः ब्याज नहीं लगाया जाता, क्या बोल रहा है, जब ब्याज के रुपए पर पुनः ब्याज नहीं लगाया जाता तो उसे सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहते हैं। तो सरल ब्याज या साधारण ब्याज क्या कहलाता है, जब ब्याज के रुपए में पुनः ब्याज नहीं लगता है तो उस ब्याज को सरल ब्याज अथवा साधारण ब्याज कहते हैं। जब ब्याज शब्द का आशय साधारणतः सरल ब्याज से होता है, मिश्र धन मूलधन से सदैव अधिक होता है। तो मिश्र धन क्या है, मूलधन से सदैव अधिक होता है, लेकिन समय अधिक होने के कारण ब्याज मूलधन से अधिक हो सकता है। क्या बोल रहा है, लेकिन समय अधिक होने पर ब्याज क्या है, मूलधन से अधिक हो सकता है, कब, समय ज़्यादा होगा तब। आगे है, तो ये समझ गए होंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो आगे है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन दर और समय दिया हो, क्या बोल रहा है, मूलधन दर और समय दिया हो तो साधारण ब्याज की गणना करते समय किसी निश्चित समय के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, ब्याज फिर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और अगले उतने ही समय के लिए इस मिश्रधन को मूलधन मानकर ब्याज की गणना की जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि के ब्याज क्या है, यदि मूलधन दर और समय दिया हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करते समय किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को फिर मूलधन में जोड़ दिया जाता है, फिर उसी जो मिश्रधन जो प्राप्त हुआ है उसको क्या मान लेते हैं, तो ब्याज और मूलधन का योग क्या होता है, मिश्रधन होगा। फिर उसी मिश्रधन को क्या मान लेते हैं, मूलधन मानकर फिर से ब्याज दे दिया जाए, यानी कि ब्याज की गणना की जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यह क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि अंतिम अवधि का मिश्रधन प्राप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार अंतिम मिश्रधन और प्रारंभिक मूलधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, उसका अंतिम मिश्रधन और प्रारंभिक मूलधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू अंतिम मिश्रधन माइनस वास्तविक मूलधन, यानी कि अंतिम में जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो और प्रारंभिक जो मूलधन था उसको माइनस कर देने पर जो मिलेगा वह क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की समयावधि वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक हो सकती है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज की समय अवधि क्या हो सकती है? वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक हो सकती है। मूलधन P रुपए का n वर्ष का मिश्रधन R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निम्न होगा। तो यदि मूलधन क्या है? P रुपए, वर्ष n और मिश्रधन A और दर R% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि दर ब्याज की दर से निम्न होगा। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 और पूरे के पावर में समय। तो ये फॉर्मूला है मिश्रधन ज्ञात करने का, तो ये याद रखेंगे। मिश्रधन को ऐसे A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 वोल्ट टू दी पावर n। तो चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन, या चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 वोल्ट टू दी पावर समय माइनस मूलधन। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ये मिश्रधन का है और यहाँ से ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मिश्रधन में जब चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन घटा देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाता है। यदि A मिश्रधन, P मूलधन, R चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा n समय वर्षों में हो। पहला, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। क्या बोल रहा है अब? जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो मिश्रधन इस तरीके से ज्ञात करते हैं। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट के बाहर यानी कि वोल्ट टू दी पावर n मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ n क्या हो गया है? 2 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और दर को क्या कर दिए हैं? आधा। यानी कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो दर को आधा कर दिया जाता है, यानी कि 2 से भाग, और समय को 2 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ ब्याज को 2 से भाग यानी कि आधा तथा समय को 2 से गुणा कब? जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है। तो ये याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे है जब ब्याज की दर तिमाही हो। अब क्या बोल रहे हैं? जब ब्याज की दर तिमाही हो तो मिश्रधन ज्ञात करना। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 4 मल्टीप्लाई 100 वोल्ट टू दी पावर n मल्टीप्लाई 4। यानी कि जब ब्याज की दर तिमाही की जाती है तो दर को किससे भाग देते हैं? 4 से, यानी कि 4 से डिवाइड करना है और समय को 4 से मल्टीप्लाई। कब? जब तिमाही गणना हो तब। तो यहाँ ब्याज की दर को 4 से भाग यानी कि 1/4 तथा समय को 4 से गुणा करते हैं। आगे है जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में हो। क्या बोल रहे हैं? जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में भिन्न भिन्न हो तो मिश्रधन होता है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बाई 100। तो ये दर है पहले वर्ष का। फिर अगले वर्ष के लिए 1 प्लस R2 बाई 100 1 प्लस R3 बाई 100। जब ब्याज की दर लगातार वर्षों में भिन्न भिन्न हो उस स्थिति में जहाँ पर, तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। जहाँ R1%, R2%, R3% लगातार वर्षों में दरें हैं। तो ये भी याद रखना है। आगे चौथा, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष, तो क्या बोल रहा है? किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष R% की वृद्धि हो तो। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी शहर की जनसंख्या में R% प्रति वर्ष R% की वृद्धि हो तो पहला ए नंबर में n वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 वोल्ट टू दी पावर n। तो ये है। क्या बोल रहे हैं? यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष R% की वृद्धि होती है। क्या बोल रहे हैं? शहर की जनसंख्या में प्रति साल R% की वृद्धि हो रहा है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या यानी कि उस शहर का n वर्ष बाद जनसंख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? ये वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 वोल्ट टू दी पावर n। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब n वर्ष पहले की जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होगा? वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 माइनस R बाई 100 वोल्ट टू दी पावर n। तो n वर्ष बाद निकालना है तो यहाँ क्या होता है? प्लस होता है 1 प्लस, और यहाँ पहले निकालना है तो 1 माइनस। तो ये भी याद रखना है। तो आगे देखते हैं। आगे है किस्त योजना। तो किसी वस्तु के मूल्य को किस्तों में भुगतान करने की योजना को किस्त योजना कहते हैं। तो किस्त योजना क्या है? किसी वस्तु के मूल्य को किस्तों में भुगतान करने की योजना किस्त योजना कहलाते हैं। जैसे कोई वस्तु हम लोग एक ही बार पूरे रुपए देकर खरीद नहीं पाते हैं,
तो उसमें क्या करें, थोड़े थोड़े रुपए में बांट देते हैं। जैसे कोई वस्तु है हम लोग का 10,000 रुपये का, तो उसको हम लोग एक ही बार में 10,000 देकर खरीद नहीं सकते, तो क्या कर देते हैं दुकानदार लोग कि इसको नहीं, आप लोग 2 या 3 बार में दे दीजिए बोलते हैं। तो जैसे उसको टुकड़ा जैसे 2 बार में देंगे तो आप 5-5 हज़ार में दे देना बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यही जो 2 बार में दे रहे हैं, तो यानी कुछ उसको यानी कि किस्त योजना, यानी कि उसको 2 भाग में बांट कर दे रहे हैं, तो यही जो है प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किस्त योजना कहलाता है। तो आगे है नगद मूल्य। किसी वस्तु को खरीदते समय जो धनराशि पूरे भुगतान के रूप में ग्राहक दुकानदार को देता है तो उसे नगद मूल्य कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसे तत्काल हम लोग उस वस्तु का पूरा मूल्य दुकानदार को दे देते हैं तो उसे नगद मूल्य कहते हैं। ये हो जाएगा। और तत्काल भुगतान नगद मूल्य क्या है एक बार देखते हैं। किसी वस्तु को खरीदते समय जो धनराशि पूरे भुगतान के रूप में ग्राहक दुकानदार को देता है, यानी कि पूरे भुगतान यानी कि पूरे रुपए दुकानदार को जो देंगे वह क्या होगा, नगद मूल्य होगा। तो आगे है तत्काल भुगतान। वह धनराशि जो ग्राहक किसी वस्तु को खरीदते समय उसके मूल्य में अंकित भुगतान के रूप में दुकानदार को देनी होती है, तत्काल नगद भुगतान राशि कहलाती है। शेष मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है, यानी कि जितने रुपए हम लोग अगर कोई वस्तु हम लोग खरीदने जाते हैं दुकान में, तो वस्तु का जो मूल्य रहता है तो उसमें से कुछ रुपए को हम लोग नगद दे देते हैं और जो शेष जो बचेगा उसको किस्तों में देंगे। तो जो नगद जिस समय हम लोग पेमेंट करते हैं या देते हैं रुपए, तो वह नगद या तत्काल भुगतान होगा, क्योंकि तत्काल राशि दे रहे हैं, यानी कि तत्काल हम लोग भुगतान कर रहे हैं। और जो शेष जो भुगतान होगा वह किस्तों में दिया जाता है, अतः विक्रेता अतिरिक्त राशि ग्राहक से लेता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। तो ये थे राशियों के तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्रतिशत तो पढ़ लिए थे अभी हम लोग पीछे। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत से इसे इस चिन्ह से द्वारा दर्शित करते हैं, तो ये याद रखेंगे। आगे है प्रतिशत का अनुप्रयोग, जिसमें बट्टा भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो बट्टा के लिए ये याद रखेंगे, बट्टा अथवा छूट इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये याद रखना है, बट्टा इज इक्वल टू क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है, एक शर्ट की कीमत 300 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो शर्ट पर बट्टा व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शर्ट की कीमत 300 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो शर्ट पर बट्टा व विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो शर्ट का मूल्य कितना है, 300 रुपये, और उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है, 20% का छूट दिया जा रहा है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, शर्ट पर बट्टा और विक्रय मूल्य, यानी कि छूट और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यह क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये अंकित मूल्य है। और ये क्या है, बट्टा प्रतिशत कितना है, 20, यानी कि 20% है, तो ये दिया है। तो अंकित मूल्य इज इक्वल टू क्या है, 300 रुपये, छूट या बट्टे की दर 20% है। तो छूट या बट्टा की गणना हमेशा किस पर किया जाता है, हमेशा 100 पर किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 100 रुपये यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये का बट्टा। तो बट्टा या छूट हमेशा 100 से ही यानी कि प्रति सैकड़े से ही गणना करते हैं। तो 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा है, तो 20% छूट है, यानी कि 100 रुपये में कितना छूट दे रहा है, 20 रुपये छूट दे रहा है। तो उसी को यहाँ लिखा गया है, 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा है, तो 1 रुपये अंकित मूल्य, 100 रुपये पर बट्टा कितना है, 20 रुपये, तो 1 रुपये का निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 को पक्षांतर कर देंगे, तो 1 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 20/100 रुपये। तो 1 रुपये का निकाल लिए। तो हम लोगों को किस पर निकालना है, 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये पर बट्टा निकालना है।
क्योंकि 300 रुपये का शर्ट था तो इसी पर बट्टा दिया गया है, तो इसी का हम लोग बट्टा निकालेंगे। तो 300 रुपये पर बट्टा इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई 300। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिए, 300 का। तो 20/100 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू, इसको सरल कर देंगे तो 60 रुपये। तो 300 रुपये का जो शर्ट था उस पर बट्टा कितना दिया है, वो हम लोग को 60 रुपये का बट्टा दिया है, यानी कि 60 रुपये छूट दिया है। तो ये निकाल लिए बट्टा, तो समझ गए। तो आगे है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो वो फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो ये इसी में लगा दिए हैं। तो अंकित मूल्य कितना था, 300 माइनस 60, तो ये बट्टा था इज इक्वल टू 240 रुपये। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बन जाएगा। तो और एक देखते हैं उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है, एक किताब 10% छूट पर 45 रुपये में बेची जाती है, किताब पर कितना मूल्य छापा होगा। तो क्या बोल रहे हैं, एक किताब है जिस पर 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची जाती है। तो 10% छूट दे रहा है, तो छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचता है, 45 रुपये में बेचता है। तो किताब पर मूल्य छपा होगा। मूल्य छपा होगा मतलब कि क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पर हम लोगों को। तो 10 रुपये, तो बट्टा या छूट हमेशा किस पर लिया जाता है या दिया जाता है, प्रति सैकड़ा पर, यानी कि 100 पर। तो 10 रुपये की छूट, तो 10% की छूट है, तो 100 पर गणना कर रहे हैं, तो 10 रुपये का छूट होगा। तो 10 रुपये की छूट 100 रुपये अंकित मूल्य पर। तो 10 रुपये की छूट किस पर दिया जाता है, जब अंकित मूल्य 100 रुपये है उस स्थिति में। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जब 10 रुपये छूट देगा 100 रुपये अंकित मूल्य में, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपये। यानी कि 10% बट्टा देता है तो वह अंकित मूल्य कितना था, 90 रुपये था। तो तुलना करने पर विक्रय मूल्य 90 था तो अंकित मूल्य कितना है, 100 था। ये विक्रय मूल्य 90 तो अंकित मूल्य कितना है, 100। तो यहाँ पर क्या दिया है, छूट में बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 45। तो जब विक्रय मूल्य 45 है तो अंकित मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो जब 90 रुपये में बेची जाती हो, क्या बोल रहा है, जब किताब 90 रुपये में बेची जाती तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 रुपये होता। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जब विक्रय मूल्य, यानी कि जब किताब को 90 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 रुपये था। तो इसलिए 1 रुपये में बेचे जाने पर अंकित मूल्य, तो 1 रुपये में जब बेचेगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 90 रुपये होता। तो यहाँ से 1 का निकाल लिया, तो हम लोग को कितना निकालना है, 45 का। तो क्या कर देंगे इसमें, 45 का मल्टीप्लाई। तो 45 रुपये में बेची गई तब अंकित मूल्य इज इक्वल टू 100/90 मल्टीप्लाई 45। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिए, 45 का। तो क्या हो जाएगा, 100/90 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो अतः किताब पर छपा मूल्य कितना होगा, 50 रुपये। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, बिक्री कर। तो बिक्री कर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो किसी वस्तु को बेचने पर सरकार जितने रुपए का कर लेती है उसे बिक्री कर कहते हैं। या बिक्री कर क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर जो कर लगाया जाता है उसे बिक्री कर कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं बिक्री कर से संबंधित। तो बिक्री कर से संबंधित एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपये में खरीदा। तो क्या बोल रहे हैं, राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपये में खरीदा। बिक्री कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक कूलर है जिस पर क्या किया जाता है, 8% बिक्री कर लगाया जाता है और उसे कितने 2700 रुपये में खरीदा जाता है। तो बिक्री कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिक्री कर कितना है, 8%, और कूलर
को कितने रुपए में खरीदते हैं? 2700 यानी कि 2700 रुपये में, और उस पर विक्री कर लगाकर पहले यानी कि विक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हल 8% विक्री कर का अर्थ है यदि विक्री कर सहित मूल्य 100 रुपये, यानी कि विक्री कर बट्टा ये सब किस पर? हमेशा 100 पर ही गणना करते हैं। तो 8% विक्री कर का अर्थ है यदि किसी विक्री कर रहित यानी कि विक्री कर छोड़ दिए हैं तो मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो विक्री कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 108 रुपये होगा। तो और एक बार देखते हैं, 8% विक्री कर का अर्थ है कि यदि विक्री कर रहित यानी कि विक्री कर को छोड़ दिए हैं तब वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो विक्री कर को अगर जोड़ देते हैं सहित अब तो कितना हो जाएगा? 108 रुपये, क्योंकि विक्री कर 8% लगा है तो 108 रुपये हो जाएगा। अब यदि विक्री कर सहित मूल्य 108 रुपये है तो वास्तविक मूल्य 100 रुपये होगा। तो अब विक्री कर सहित मूल्य कितना है? 108 रुपये है। तो वास्तविक मूल्य कितना होगा? यानी कि विक्री कर को छोड़कर कितना हो जाएगा? 100 रुपये होगा। तो अतः जब विक्री कर सहित मूल्य 2700 रुपये है तो विक्री कर सहित कितना है? 2700 रुपये है। अब जब विक्री कर से पहले या वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? 1 रुपये का निकालना है तो क्या कर देंगे? 100/108 होगा। तो 2700 का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 100/108 मल्टीप्लाई 2700, इसको सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 है। पहला क्वेश्चन है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहन अपनी मासिक आय का क्या बोल रहे हैं? अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देता है। तो खर्च करने के बाद कितने रुपए बचाता है? 3950 रुपये बचाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो ये ज्ञात करना है हम लोगों को। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था? उसकी मासिक आय हम लोग को ज्ञात करना था और उनका मासिक खर्च दिया है और मासिक बचत दिया है। तो हल नंबर 1 है, तो मान लेते हैं, माना मासिक आय, माना मासिक मतलब प्रतिमाह मासिक आय इज इक्वल टू 100 रुपये। तो मासिक आय कितना? 100 रुपये। तब खर्च जो प्रतिशत है, खर्च इज इक्वल टू 75%, अर्थात 75 रुपये। तो जब हम लोग उसका मान लिए हैं मासिक आय 100 रुपये, मतलब कि वह प्रति माह 100 रुपये कमाता है, तो उसमें से खर्च कितना कर देता है? 75%, यानी कि प्रतिशत या बट्टा छूट हमेशा किस में निकाला जाता है? प्रति सैकड़े पर। जब 100 रुपये आय आता है तो उसका खर्च कितना है? 75%, यानी कि 100 रुपये में 75 रुपये खर्च कर देता है, अर्थात 75 रुपये खर्च करेगा, अर्थात खर्च 75 रुपये। तो इसलिए बचत कितना हो जाएगा? इसलिए बचत इज इक्वल टू 100 में कितना कर दे रहा है? 75 रुपये खर्च, यानी कि 75। तो बचत कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 रुपये, ये बचत करता है। तो जब आय कितना था? 100 रुपये, तो बचत कितना है? 25 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग को बचत कितना दिया है? 3950। तो हम लोग को बचत ज्ञात करना है। जब तो 100 रुपये में बचत ये है, तो 1 रुपये का बचत निकाल सकते हैं। चूँकि 25 रुपये बचत करने पर मासिक आय इज इक्वल टू कितना है? 100 रुपये है। तो इसलिए 1 रुपये बचत करने पर 1 रुपये बचत करने पर मासिक आय
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/25 होगा। तो 1 रुपया 25 रुपये बचत करने पर आए कितना था 100, तो 1 रुपये बचत करने पर क्या हो जाएगा 100/25। तो इसलिए कितना बचत करता है 3950 रुपये बचत करने पर मासिक आय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/25 मल्टीप्लाई 3950। तो इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,800 रुपये। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करके देखेंगे। तो यहाँ क्या है अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य वाली वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है 760 रुपये में, तो बेची जाती है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो बट्टा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे तो बट्टा निकल जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकाल लेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।